हेलो साथियों, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शारदा कोचिंग क्लासेज में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने जो रेलवे के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज चला रखी है, उसमें हमने प्राचीन इतिहास को समाप्त कर लिया था। अभी मध्यकालीन इतिहास चल रहा है। इसमें मेन टॉपिक आपके मुगल काल ही बचा है। मुगल काल के बाद में 2 दिन के टॉपिक और है और उसके बाद में हम मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। आप देखेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री के काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो क्लासेज आपको ध्यान से लेनी है। और आप बोलोगे कि क्या इन प्रीवियस ईयर की भी हमारे एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण है, तो मैं बोलूँगा 100% है। ये आपके जो रेलवे और एसएससी है, आप देख लेना कि सारे के सारे क्वेश्चन है ये वापस रिपीट करते हैं। या तो वही क्वेश्चन घुमा के दे देंगे या फिर जो उनकी डिटेल है तो वहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आपको क्लास 100% लेनी है, चाहे कितना भी काम हो, अर्जेंट कुछ भी हो, लेकिन ये क्लासेज आपको लेनी है। आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और बिना बात किए हुए हम आगे चलेंगे। आपको जो भी डाउट होते हैं वो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं आपका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। क्लासेज 1-1 घंटे की हो सकती है, तो थोड़ा सा आपको हो सकता है कि बोरिंग फील हो, क्योंकि प्रीवियस ईयर में हम ना कोई हिस्ट्री मतलब डिटेल वैसे आपको कहानियों के माध्यम से याद कराते, ऐसा तो होता नहीं है। हम डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं और उनकी डिटेल देखते हैं, तो बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान लगा के और खुद को मोटिवेट रह के ये क्लासेज लेनी पड़ेगी। ये क्लासेज लेना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन जिन्होंने ये क्लासेज ले ली उनका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। चलिएगा, जांचिएगा अपनी तैयारी और अच्छे से बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे सीखते जाइएगा। चलिएगा, हम आज स्टार्ट कर रहे हैं अपना मुगल काल। मुगल काल कर रहे हैं। इसमें पहला शासक था बाबर। कौन आता है? बाबर। तो देखिएगा, बाबर के बारे में थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, प्रथम मुगल सम्राट बाबर, जो कि 1526 से 1530 तक केवल कितने वर्ष की आयु में 1494 में फरगना की गद्दी पर बैठा। तो ये मैं आपको बता दूं कि 11 वर्ष का जब बाबर था ना, 11 साल का, तभी ये फरगना की गद्दी पर बैठ गया था। क्लियर? चलिएगा आगे का क्वेश्चन, इसकी डिटेल देखिएगा पहले आप अच्छे से एकदम। चलिए, बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को ट्रांस ऑक्सियन की एक छोटी सी रियासत फरगना में हुआ था। कब हुआ था? 1483 में ट्रांस ऑक्सियन की एक छोटी सी जो रियासत है आपके फरगना, इसमें हुआ था। और बाबर के पिता कौन थे? उमर शेख। बाबर के पिता उमर शेख मिर्ज़ा, उमर शेख मिर्ज़ा थे, जो फरगना की जागीर का शासक था। पितृपक्ष की ओर से बाबर तैमूर का 5वां वंशज, यानी कि पिता की ओर से तैमूर का 5वां वंशज और माता की ओर से चंगेज खान का 14वां पुत्र था। बाबर अपने पिता की मृत्यु के बाद 11 वर्ष की अल्प आयु में 1494 ईस्वी में फरगना की गद्दी पर बैठा। तो अब इस डिटेल को एक बार पढ़िएगा और अच्छे से इसको क्लियर कीजिएगा, ठीक है। करो इसको क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। चलिएगा, ग्रुप डी का सवाल है। एक बार इसको पढ़िएगा और आप आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। ये पहला सवाल है, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको टाइम दे रहा हूँ, आप अच्छे से पढ़िएगा। चलिएगा, दौलत खान ने बाबर को काबुल में सम्राट के विरुद्ध सहायता प्रदान करने के बदले में अपनी निष्ठा के लिए संदेशवाहक भेजा। तो ये किसके लिए भेजा था बताइए? तो ये भेजा था आपके इब्राहिम लोदी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दौलत खान लोदी ने बाबर को काबुल में सम्राट इब्राहिम लोदी के विरुद्ध सहायता प्रदान करने के बदले में अपनी निष्ठा दर्शाने के लिए संदेशवाहक भेजा। क्लियर हो गया होगा? चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। मुगल साम्राज्य के शासनकाल के दौरान गैर मुस्लिम व्यक्तियों पर लगाए गए कर
को निर्दिष्ट करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो ये आप सभी को पता है किसका किया जाता था। सोचिएगा एक बार, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। चलिएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जजिया कर। तो जो व्यक्तियों पर कर लगाता था जो गैर मुस्लिम थे, यानी कि जो मुस्लिम नहीं थे, उन पे जो कर लगता था उसे क्या बोला गया है? जजिया कर। क्या बोला गया है? जजिया कर। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ये देखो आपके एनटीपीसी का ही सवाल था और इसकी डिटेल देखिएगा। जजिया कर गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी क्या लगा दिया था? जजिया कर। तो आपसे ये सवाल पूछ सकता है कि ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था? तो वो था आपके फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली सल्तनत के शासकों में सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने ही जजिया कर लगाया था। तो जजिया कर सबसे पहले लगाने वाला शासक कौन सा था? तो ये था आपके फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। चलिएगा, इसको समाप्त करने वाला प्रथम मुगल शासक अकबर था। देखो, लगाने वाला तो पहला शासक फिरोज शाह, लेकिन जजिया कर को समाप्त करने वाला पहला मुगल शासक ये था अकबर। औरंगजेब ने जजिया कर वापस लगा दिया था। देखो, फिरोज शाह तुगलक ने सबसे पहले लगाया, फिर अकबर ने सबसे पहले हटाया और फिर वापस इसको किसने लगा दिया? औरंगजेब ने। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप आंसर खुद देने की कोशिश कीजिएगा अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है तो। ये भी आपके एनटीपीसी का सवाल है। बाबर का वास्तविक नाम क्या था? तो बाबर का वास्तविक नाम क्या था? तो आपको ऐसे याद रखना, बाज। क्या याद रखोगे? बाज। तो बा से बाबर, जे से जहीरुद्दीन। बाज, बा से बाबर, जे से जहीरुद्दीन। तो बाबर का वास्तविक नाम हो जाएगा जहीरुद्दीन। क्या हो जाएगा? जहीरुद्दीन। चलिएगा, इसकी डिटेल आप अच्छे से पढ़िएगा एक बार। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। तो आपसे पूछ ले कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक किससे माना गया है? तो ये माना गया है आपके जो बाबर है इसको। बाबर ने 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना करने वाला शासक बाबर, और कब की थी? 1526 में। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। 26 दिसंबर 1530 को बाबर की आगरा में मृत्यु हो गई। तो बाबर की मृत्यु कब हुई? 26 दिसंबर 1530 को। कहाँ पे हुई थी? आगरा में हुई थी। बाबर को आगरा के आराम बाग में दफनाया। तो जब इनकी मृत्यु हुई तो कहाँ पे दफनाया? जो आराम बाग है यहाँ पे। ये आराम बाग कहाँ पर था? आगरा में। बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। बाबर ने बोला था कि मेरे को यहाँ दफनाना है काबुल में, तो वहाँ पे बाद में उनको दफनाया गया। हुमायूं का पूरा नाम नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। तो हुमायूं का पूरा नाम क्या था? नासिरुद्दीन। क्या था? नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। और जहांगीर का पूरा नाम नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम जहांगीर था। तो ये आपको नाम याद रखना है, हुमायूं का नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं और जहांगीर का नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया? बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया? तो ये हराया था आपके 1526 को। 1526 को कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। कौन सा? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ये हुआ था आपके 21 अप्रैल 1526 को। पानीपत जो कि एक हरियाणा में स्थान है, यहाँ पे हुआ था। चलेगा, इसकी डिटेल देखिएगा, ये भी आपके एनटीपीसी का ही सवाल है। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर और दिल्ली के लोधी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच। तो पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया? 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध से लोधी वंश को समाप्त कर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। तो बाबर था, उन्होंने पानीपत के जो प्रथम युद्ध है इसमें
जो लोधी वंश है इसको समाप्त कर दिया और किसकी नींव रख दी, मुगल साम्राज्य की। पानीपत के प्रथम युद्ध में पहली बार तुलुगमा युद्ध नीति और तोपखाने का प्रयोग किया गया। तो अगर आपसे पूछ ले कि कौन से युद्ध में पहली बार तुलुगमा युद्ध पद्धति और तोपखाने का प्रयोग किया गया, तो आप क्या बताओगे कि पानीपत का प्रथम युद्ध इसमें किया गया था। चलिएगा, तो आपको इसकी डिटेल अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, आपके सामने आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। नवंबर 1525 में, जो कि आपके ग्रुप डी का सवाल है, नवंबर 1525 में स्थापित होने के बाद बाबर दिल्ली से 80 किलोमीटर उत्तर की ओर पानीपत में 21 अप्रैल खाली जगह को इब्राहिम लोदी से मिला। तो अभी मैंने बताया पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 21 अप्रैल 1526 को। कब हुआ था, 21 अप्रैल 1526 को। तो यहाँ पे 1526 आपके राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। पानीपत का प्रथम युद्ध अभी बताया 1526 में। तो यहाँ पे देखो पानीपत से रिलेटेड 3 जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो 1526, 26 सारों का आंसर क्या 1526। यहाँ भी 1526 था और यहाँ पे भी देख लो ये 1526 वाला ही। चलिएगा, तो जहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं वहाँ से बहुत होते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध बताओ, पानीपत कहाँ पे, पानीपत हरियाणा की एक जगह है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आरआरबी जेई का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित विकल्पों में से उसका चयन कीजिए जो मुगल सम्राटों के कालक्रम को सही क्रम में दर्शाता है। चलिएगा, इस सवाल को थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा, थोड़े से अच्छे से पढ़िएगा। देखो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनना। यहाँ पे हुमायूं के बारे में लिख नहीं रखा। हुमायूं 1530 से 1540 आया, 1530 से 1540 तक कौन रहा, हुमायूं। फिर वापस कब आता है, 1555 से 1556, 1555 से 1556 तक कौन रहता है, हुमायूं। इनके बाद में 1556 के बाद में आता है अकबर। कौन आता है, अकबर। तो अकबर आता है आपके 1556 से 1605 तक। जो अकबर है 1556 से 1605 तक आता है। फिर जहांगीर का शासनकाल, जहांगीर का शासनकाल आता है 1605, 1605 से 1627, 1605 से 1627 जहांगीर। फिर जहांगीर के बाद में आते हैं शाहजहाँ। शाहजहाँ आता है 1627 से 1658, 1627 से 1658 तक, ठीक है, 1627 से 1658। फिर आता औरंगजेब। औरंगजेब का भी शासनकाल बहुत लंबे समय तक रहा था। ये रहा था आपके 1658 से 1707 ईस्वी तक, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी। तो यहाँ पे हो जाएगा अकबर, अकबर के बाद में जहांगीर, जहांगीर के बाद में शाहजहाँ, फिर औरंगजेब। तो देखो यहाँ पे 4-4 सवाल साथ में बनते हैं। चलिएगा, ये आपके इनके जो कालक्रम दे रखे हैं जो मैंने अभी आपको बताया, एक बार चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिएगा, नेक्स्ट आपके सामने एनटीपीसी का ये एक सवाल है कि तुलुगमा क्या है। तो तुलुगमा क्या है, ये है बाबर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक सैन्य रणनीति। क्या है, बाबर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक सैन्य रणनीति। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में तुलुगमा नीति का इस्तेमाल किया। कौन सी नीति, तुलुगमा नीति का इस्तेमाल किया, जिसमें पूरी सेना को विभिन्न इकाइयों बाएं, दाएं और मध्य में विभाजित किया जाता है। बाएं में, दाएं में और मध्य में विभाजित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, कौन सा युद्ध जीतने के बाद में
बाबर को गाजी की मान लिया गया था। तो कौन से युद्ध के बाद में बाबर को गाजी मान लिया गया था? आरआरबी जेई का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा खानवा के युद्ध में। कौन से युद्ध के बाद में? तो खानवा युद्ध जीतने के बाद में बाबर को गाजी मान लिया गया था। 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा के युद्ध में बाबर ने मेवाड़ के राजा राणा सांगा को पराजित किया। तो जो बाबर ने मेवाड़ के शासक हुआ करते थे राणा सांगा, इसको क्या कर दिया? हरा दिया। इस युद्ध में राणा सांगा का साथ हसन का मेवाती, मोहम्मद लोदी, आलम खान लोदी तथा मेदनी राय ने दिया। अपने सैनिकों को उत्साह बढ़ाने के लिए बाबर ने राणा सांगा के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया। तो खानवा के युद्ध में जो बाबर है इसने कैसा नारा दिया? तो जिहाद का नारा दिया। खानवा के युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की? गाजी की उपाधि धारण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, खानवा का युद्ध कब हुआ? तो खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 में। कब हुआ? 1527 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मैंने अभी बताया आपको कि बाबर है वो मुगल साम्राज्य का संस्थापक है। मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। बाबर का शासनकाल 1526 से 30 ईस्वी तक रहा। ये पितर वंश की ओर से तैमूर का पंचम वंशज, मातर वंश की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज था। कौन सा था? 14वां वंशज था। इससे मुंबई यान नामक पद्य शैली का जन्मदाता माना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मुंबई यान नामक पद्य शैली का जन्मदाता किससे बोला जाता है? तो ये बोला जाता है बाबर को। किससे? बाबर को। चलिए, मुगल साम्राज्य की स्थापना, तो यही सवाल आपके देखो बार बार घूम के आ रहा है। आप भी आंसर दे दो, बाबर है। अब यही सवाल वापस घूम गया कि खानवा का युद्ध किन के बीच में लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध आप सभी बताओ किन के बीच लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध मैंने अभी बताया था कि 1527 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया? 1527 में। और बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया, जिसमें बाबर विजय हुआ और राणा सांगा हार गया। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो भारत पर पहला आक्रमण किया था आपके 1519 में। तो बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण 1519 में। तो अभी देखो ग्रुप डी की भी वैकेंसी वापस आ गई है। तो है तो थोड़ी कम है 32,000, लेकिन हमें एक सीट से मतलब है। देखो जो देनी थी गवर्नमेंट ने वो दे दी, अब हमें उस पर कुछ ध्यान नहीं देना, हमें तो उसकी तैयारी में लग जाना अच्छे से। अब पोस्ट है तो देखो अपने हाथ में तो है नहीं बढ़ाना, ये होगा बाद में, आंदोलन होंगे फिर आपके पोस्ट बढ़ेंगी। तो आप अभी है ना थोड़ी सी पढ़ाई करो। बाबर ने भारत पर 1519 में पहला आक्रमण यूसुफजई जाति के विरुद्ध किया। तो 1519 में यूसुफजई जाति के विरुद्ध किया। इस युद्ध में बाबर ने बेजोर और बेहरा को अपने अधिकार में लिया। तो जो बाजोर है और जो बेहरा है इसको क्या कर लिया? अपने अधिकार में ले लिया। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जो बाबर के नाम से प्रसिद्ध हुआ था, एक मुगल शासक था जिसका मूल निवास मध्य एशिया। तो बाबर कहाँ का था मूल रूप से? तो ये था मध्य एशिया का। कहाँ का? मध्य एशिया का। मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में किसके द्वारा की गई थी? तो 1526 में किसने की थी? बाबर ने की थी। किसने की थी? बाबर ने। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था इसमें 1526 में किसको हरा दिया? तो इसमें हरा दिया था इब्राहिम लोदी को। बाबर ने अपने पिता की ओर से तैमूर का 5वां और माता की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज
था, 14वां वंशज था। बाबर ने 1507 में बादशाह की उपाधि धारण की। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी, अच्छा क्वेश्चन है, तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी। ये सवाल कई बार आया कि तुजुक ए बाबरी कौन सी भाषा में लिखी गई, तो ये लिखी गई टर्की या तुर्की भाषा में, टर्की या तुर्की भाषा में। चलिएगा अगला है, घाघरा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। ये भी आपके ग्रुप डी का सवाल है। तो घाघरा का युद्ध लड़ा गया था आपके 1529 में। कब? 1529 में। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को मुगल बादशाह बाबर और अफगानों के मध्य लड़ा गया था। तो 6 मई 1529 को मुगल बादशाह बाबर और अफगानों के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में लड़ रहे अफगानों को बुरी तरह पराजित किया। तो मुगल बादशाह बाबर और अफगानों के मध्य हुआ था 6 मई 1529 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता है। तो ये किसको नहीं कहा जाता है, तो ये नहीं कहा जाता आपके जो मुगल वंश है इनको सुल्तान नहीं कहा जाता। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एनटीपीसी का बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब सवाल था। तो मुगल वंश के सुल्तान नहीं कहा जाता था। भारत के इतिहास में सुल्तान की उपाधि तुर्की शासकों द्वारा प्रारंभ की गई थी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक मोहम्मद गजनवी था। कौन था? मोहम्मद गजनवी था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपके सामने, निम्नलिखित में से मुगल सम्राटों को उनके भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था उनका उल्टा सही अनुक्रम, यानी कि उल्टा क्रम बताना है, पहले अंतिम वाला और फिर बाद वाला। जो शासक सबसे बाद में आया उसको पहले रखो और फिर जो सबसे पहले आया उसको सबसे बाद में रखो, यानी कि उल्टा करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखो हमें पता है कि सबसे बाद में कौन आए? बहादुर शाह। कौन आए थे? बहादुर शाह। और इसका ऑप्शन ए की है। यहाँ पे बहादुर शाह बीच में आ गए, ये गलत हो जाएगा। ये तो इसका वो हो जाएगा वैसा क्रम आपके सीधा क्रम, और यहाँ पे बहादुर शाह सबसे पहले आ रहे हैं। ठीक है, तो ये होगा नहीं, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। कौन सा बचा ये? तो अकबर आता है, अकबर के बाद में इसके अकॉर्डिंग शाहजहाँ आता है, शाहजहाँ के बाद में औरंगजेब, और औरंगजेब के बाद में सबसे बाद में आते हैं बहादुर शाह द्वितीय। देखो यही है कि बहादुर शाह जफर आते हैं आपके, या बहादुर शाह सेकेंड या बहादुर शाह जफर आते हैं 1837 से 1857 तक। 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर थे। औरंगजेब 1658 से 1607, शाहजहाँ 1627 से 1658 और अकबर 1556 से 1605 ईस्वी तक। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अब आते हैं आपके शेरशाह सूरी के बारे में। किसके बारे में? शेरशाह सूरी के बारे में। तो अच्छे खासे सवाल है, यहाँ से हम 60 तक के सवाल आज कर लेंगे और बाकी के सवाल करेंगे कल, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। तो है भी आपके प्रीवियस ईयर, तो हर बच्चा मैनेज नहीं कर पाता। तो मैं चाहता हूँ जो भी बच्चा देख रहा है वो इस क्लास को चाहे आपके 2 की स्पीड में देखो, लेकिन पूरी देखा करो। ठीक है, 2 की स्पीड में आप 2 बार देख लो इस क्लास को। तो शेरशाह सूरी से संबंधित आपके पहला ही क्वेश्चन आता है। यहाँ पे आप है ना पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक और शेयर तो कर ही दो, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगी थी और आपके लिए टाइम निकाल के लाते हैं बहुत। इनमें से चलो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ आपके सामने। ये एक ही क्वेश्चन आएगा आपकी स्क्रीन पे, इतना बड़ा देखो। इनमें से किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार, तो सिंधु घाटी से सोनार घाटी तक शाही सड़क का निर्माण कराया था, जिसका नाम
ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीटी रोड रख दिया। तो जीटी रोड ग्रैंड ट्रंक रोड, इसका निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। ये केवल इतना ही पूछना चाहता है कि जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया। ये सवाल की लैंग्वेज थोड़ी सी बड़ी दे दी और इसका मेन कारण यही है, जीटी रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया। शेरशाह सूरी ने 1542 ईस्वी में बंगाल के सोनार गांव से सिंध प्रांत तक सड़क मार्ग का निर्माण करवाया। इसे सड़क ए आजम या शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से जाना जाता है और इसकी कुल लंबाई है वो आपके 2500 किलोमीटर है। ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड ने 19वीं शताब्दी में इसका नाम बदलकर जीटी रोड रख दिया था। यानी जीटी रोड का पूरा नाम क्या? ग्रैंड ट्रंक रोड। और निर्माण किस नाम से करवाया था? सड़क आजम, सड़क आजम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने करवाया? तो ये अभी मैंने बताया शेरशाह सूरी, ट्रिपल एस। अब इनमें से किसने ग्रैंड ट्रंक रोड का पुनः निर्माण करवाया था? तो किसने करवाया था? अब इसका आंसर देने की कोशिश करो। तो ये होंगे आपके लॉर्ड डलहौजी। कौन होंगे? लॉर्ड डलहौजी। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे? तो शेरशाह सूरी का है सासाराम बिहार में। देखो, शेरशाह सूरी और सासाराम, यहाँ पे भी एस आ रहे हैं, यहाँ पे भी एस आ रहे हैं। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है। शेरशाह ने अपने जीवन काल में अपने मकबरे का निर्माण सोन नदी के तट पर करवाया। कौन सी नदी? सोन नदी के तट पर करवाया। यह मकबरा अष्टकोणीय है। तो जो मकबरा है ये कैसा है? अष्टकोणीय तथा एक झील के बीच में निर्मित है। इसके शासनकाल में भूमि मापने के लिए गज सिकंदरी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। गज सिकंदरी की शुरुआत सिकंदर लोदी ने की। अगर आपसे पूछ ले कि गज सिकंदरी की शुरुआत किसने की थी, तो ये की थी आपके सिकंदर लोदी ने। ये यहाँ पे कुछ मकबरे दिए गए हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ज़रूर लो। आप ऐसे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देखो ऐसे, ठीक है। तो बाबर का मकबरा कहाँ पे? काबुल में। बाबर, बाका, क्या याद रखोगे? बाका। तो बाबर और काबुल। हुमायूं का दिल्ली, तो इसको याद रख लो, दियू, बाका, दियू। तो दिल्ली हुमायूं। अकबर का सिकंदरा कहाँ पे? सिकंदरा आगरा में। ऐसे याद रख लो, ए आ। जहांगीर का कहाँ पे? शाहदरा लाहौर। जला, याद रख लो, जल या जला। फिर शाहजहाँ का आगरा में। औरंगजेब का औरंगाबाद, इसका नाम सही है। सलीम चिश्ती का फतेहपुर सिकरी में। सलीम चिश्ती का कहाँ पे? फतेहपुर सिकरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सूरी राजवंश की स्थापना शेरशाह सूरी ने की थी, जिसने कब तक शासन किया था? तो शेरशाह सूरी ने कहाँ से कहाँ तक शासन किया था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1540 से 1545। तो 1540 से 1545 तक शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इनकी डिटेल देखिएगा पहले। शेरशाह सूरी ने मुगल शासक हुमायूं को कन्नौज के युद्ध में पराजित कर सूर्य राजवंश की नींव डाली। शेरशाह सूरी ने 1540 से 1545 ईस्वी तक क्या किया था? शासन किया था। कब तक? 1540 से 1545 ईस्वी तक। नेक्स्ट है आपके सामने, शेर खान ने बंगाल पर आक्रमण कर गियासुद्दीन शाह को हराया था। इसका आपको आंसर भी दिख गया, तो चलो लगा दो 1538 में शेर खान ने बंगाल पर आक्रमण कर गियासुद्दीन मोहम्मद शाह को हराया था।
गियासुद्दीन बंगाल के हुसैन शाही वंश का अंतिम सुल्तान था। कौन था? अंतिम सुल्तान था। नेक्स्ट, आप है ना पहले टॉपिक पढ़ के आया करो, अगर संभव हो सके तो, और नहीं पढ़ गया तो फिर भी कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़े हुए होंगे ना तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा और आप अपनी तैयारी यहाँ पे जांच पाओगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि शेरशाह सूरी या शेर खान का असली नाम क्या था? तो क्या नाम था? आंसर देने की इसकी कोशिश कीजिएगा। तो शेरशाह सूरी का नाम था यहाँ पे फरीद। क्या था? फरीद। चलिएगा, ये भी आपके ग्रुप डी का क्वेश्चन है। शेरशाह सूरी ने सूरवंश की स्थापना 1540 में की। तो शेरशाह सूरी ने सूरवंश की स्थापना 1540 में की। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां था। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां, और उनके पिता का नाम हसन खां जौनपुर में एक छोटे जमींदार थे। पिता थे हसन खां थे, वो एक छोटे से जमींदार थे जौनपुर के। फरीद ने पिता की जागीर संभालते हुए काफ़ी प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया। शेर खां की उपाधि, ध्यान से सुनना, ये शेर खां की उपाधि बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी ने उसे एक शेर मारने के उपरांत दी। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो फरीद है तो इन्होंने क्या मारा था? शेर मारा। तो शेर मारने के कारण जो फरीद था, इसको जो वहाँ का बिहार का एक सूबेदार था बहार खां, इन्होंने इनको क्या बना दिया? शेर खां की उपाधि दे दी थी। नेक्स्ट, ने कई विश्राम घरों, मस्जिदों और सड़कों के नेटवर्क का निर्माण किया था, जिसमें द ग्रैंड ट्रंक रोड को सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। तो ये शेरशाह सूरी ने बनाई थी। किसने? यहाँ से ये पकड़ तो द ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे जीटी रोड भी बोला जाता है। सम्राट शेरशाह सूरी ने कई विश्राम घरों, मस्जिदों और सड़कों के नेटवर्क का निर्माण किया था। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया। इस सड़क का विस्तार अफगानिस्तान से लेकर कोलकाता पश्चिम बंगाल तक है, जो पंजाब, हरियाणा, यूपी तथा बिहार से होते हुए कोलकाता तक जाती है। क्लियर? चलिएगा, कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को कौन सी ईस्वी में पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा आप। चलिएगा, दीजिएगा इसका आंसर। एकदम आपका राइट आंसर 1540। बताओ किस किसने सही दिया था? कन्नौज का युद्ध मई 1540 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह के बीच लड़ा गया। हुमायूं और शेरशाह के बीच लड़ा गया। कन्नौज के युद्ध को बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। तो जो कन्नौज का युद्ध था, इसको क्या बोला गया? बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। इस युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया। इस युद्ध के पश्चात शेरशाह सूरी ने हुमायूं को भारत से पलायन करने के लिए विवश कर दिया था। क्या कर दिया था? शेरशाह सूरी ने हुमायूं को भारत से निकाल दिया। शेरशाह द्वारा शुरू की गए चांदी के सिक्कों को किसके रूप में मुगलों ने भी जारी रखा? तो ये रखा था आपके रुपया को। किसको? रुपया को। यहाँ पे रुपया है, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक भारतीय मुद्रा प्रणाली में चांदी का रुपया सर्वप्रथम शेरशाह सूरी ने चलाया, जो कि आपके 11.53 ग्राम चांदी के सिक्के को शेरशाह ने 1 रुपये की कीमत दी। तो जो 1 रुपया है, ये 11.53 ग्राम चांदी का वजन था, और 180 ग्रेन, अगर ग्रेन में बात करें तो 180 ग्रेन। शेरशाह सूरी ने 1540 से 1545 ईस्वी तक क्या किया था? शासन किया था। 1540 से 1545 तक। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अब आता है अकबर। अकबर से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ध्यान से सुनना अकबर, और हम कोशिश करते हैं कि या तो
1575 तक कर लें, क्योंकि आपका अकबर का पोर्शन है वो 1575 तक चलेगा। तो कोशिश कीजिएगा आप हमारे साथ बने रहे 30 क्वेश्चनों के साथ में। चलिएगा, पानीपत की दूसरी लड़ाई में बैरम खान ने किसे हराया था? तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी इसमें किसको हराया था? तो इसमें हराया था आपके हेमू को। किसको? हेमू को। ये एनटीपीसी में स्टेज 2 का क्वेश्चन है। पानीपत का दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को उत्तर भारत के हिंदू सेनापति हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर की सेना के बीच पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। किन किन के बीच में? जो हिंदू सेनापति हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिनका लोकप्रिय नाम क्या है? हेमू, और अकबर की सेना के बीच पानीपत के मैदान में लड़ा गया। अकबर के सेनापति बैरम खान के लिए ये एक निर्णायक जीत थी। तो जो अकबर का सेनापति था बैरम खान, इनके लिए क्या थी? एक निर्णायक जीत। पानीपत में सन 1526, 1556 और 1761 में 3 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए। तो 1526, 56 और 1761 में। नेक्स्ट, निम्न में से किसने स्वामी हरिदास से 11 वर्ष तक संगीत सीखा था? तो ये बताइएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके, देखो एनटीपीसी स्टेज 2 का सवाल है, ज़्यादा आपके डीपली नहीं पूछा जाता, लेकिन जो पूछा जाता है सवाल वही बार बार क्या करते हैं? घुमाते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये क्लासेज आपके आरपीएफ कांस्टेबल, एनटीपीसी ग्रुप डी और जो भी आपके आरआरबी यानी कि रेलवे के एग्ज़ाम होते हैं सब के लिए महत्वपूर्ण है, यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तानसेन का जन्म 1506 में ग्वालियर में हुआ था। इनके बचपन का नाम रामतनु पांडे था। क्या था? रामतनु पांडे। ये भारतीय शास्त्रीय संगीत के महान संगीतकार थे। इन्होंने स्वामी हरिदास से 11 वर्ष तक संगीत सीखा। प्रारंभ में ये रीवा राज्य के राजा रामचंद्र के दरबारी कवि थे, परंतु इनके संगीत कौशल के कारण मुगल सम्राट अकबर ने इन्हें अपने नवरत्नों में स्थान देकर सम्मानित किया। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से, और आपके यहाँ अकबर में एक ऐसा सवाल आएगा खतरनाक जिसको आप देख के सोचोगे कि ये क्या मामला है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित पहला शहर था? तो ये था आपके फतेहपुर सीकरी। कौन सा? फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी शहर मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित पहला शहर था। इस नगर की स्थापना 1569 में अकबर ने की थी। ये नगर आगरा से 23 किलोमीटर दूर है। कितना? 23 किलोमीटर दूर। यहाँ निर्मित जामा मस्जिद, सलीम चिश्ती का मकबरा, बुलंद दरवाज़ा, दीवाने खास, जोधाबाई का महल, बीरबल का महल और इबादत खाना आदि लाल पत्थर से बने उल्लेखनीय भवन है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो एक ही सवाल कितने सारे एग्जाम्स में आ चुका है। देखो कितना खतरनाक सवाल है, और आप इसका है ना आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, समन्वय धर्म दीन इलाही, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ईश्वर का धर्म, की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चलिए, इसका राइट आंसर देने की आप कोशिश कीजिएगा। तो ये की थी आपके अकबर ने। ग्रुप डी में 2018 में देखो सेम ही आपके एग्ज़ाम में पूछा गया। 20/9/2018 को, 24/10/2018 को, 14/8/18 को एलपी में टेक्नीशियन में, और एनटीपीसी में 29/3/2016 को फर्स्ट शिफ्ट में, फिर 9/3/2021 को। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन इलाही की शुरुआत की थी। इसे तौहीद ए इलाही के नाम से भी जाना जाता था। दीन इलाही का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। तो दीन इलाही का प्रधान कौन था? अबुल फजल। हिंदू राजाओं में इसे बीरबल ने स्वीकार किया। तो हिंदू राजाओं में किसने स्वीकार किया? बीरबल ने। ये शांति और सहिष्णुता की
नीति का समर्थन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया? तो ऑप्शन आपके सामने, ध्यान से देख लीजिएगा। चलिएगा, ये आपके सामने ऑप्शन है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चांद बीबी। चांद बीबी, जिन्हें चांद खातून या चांद सुल्ताना के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय मुस्लिम महिला योद्धा थी। वे बीजापुर और अहमदनगर की क्या थी? संरक्षिका थी। कहाँ की थी? बीजापुर और अहमदनगर की। चांद बीबी को सबसे ज़्यादा सम्राट अकबर की मुगल सेना से अहमदनगर की रक्षा के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण विदेशी यात्रियों और उस शासक या राजवंश जिसके शासनकाल के दौरान वे भारत आए थे का निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो जो नहीं है वो आपको बताना है। चलिएगा, जल्दी से बताइएगा। क्या रोल्फिश अकबर के समय आया था? तो राइट आंसर है। अब्दुल रजाक, देवराय द्वितीय से संबंधित है। जॉन जॉर्डन ये शाहजहां से नहीं है। मार्को पोलो ये पांड्य साम्राज्य से है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पे नहीं है, सुमेलित नहीं है, तो यानी कि ये गलत है, ये आपके राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। रोल्फिच इंग्लैंड के व्यापारी था जो मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में भारत आया 1583 से 1591। 1493 में फारसी यात्री अब्दुल रजाक संगम वंश के शासक देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। मार्को पोलो इटली का यात्री था जो 1292 में कोरोमंडल तट पर आया। मार्को पोलो कहाँ था? इटली का था, और ये 1292 में कोरोमंडल तट पर आया। उस समय वहाँ पांड्य वंश का शासन था। कौन से वंश का? पांड्य वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उसके शासनकाल के दौरान भारत आने वाले विदेशी यात्री के आधार पर सही सुमेलित है? तो आप इसका राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब मनूची। ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पे राइट आंसर है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा। सर थॉमस रो वे कैप्टन हॉकिंस किसके समय आए थे? जहांगीर के। सर थॉमस स्टेफस ये आए थे आपके अकबर के समय। किसके समय? अकबर के समय। निकोलो मनुची शाहजहां और औरंगजेब के समय। पीटर मुंडी ये शाहजहां के समय आए थे। किसके समय? शाहजहां के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, तख्त अकबरी नामक मंच। तख्त अकबरी नामक मंच जहाँ पर अकबर का शासन, अकबर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया था, किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपके पंजाब में। कहाँ पे? पंजाब में। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तख्त अकबरी नामक मंच पर 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कालानौर नामक स्थान पर अकबर का राज्याभिषेक हुआ। कहाँ पे? कालानौर स्थान पर। अकबर के बचपन का नाम जलाल था। क्या था? जलाल। वे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठा। किसके? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की उपाधि से। बैरम खान का बेटा था जिसने अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये कौन था? ये आपको यहाँ पे बताना है। तो जल्दी से इसका आप आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। चलिएगा, कोई बता सकता है? चलो मैं ही बता देता हूँ। रुकना, थोड़ा सा ये पीछे आ गया, मैं आपको वहीं पे ले चलता हूँ। थोड़ा सा वेट कीजिएगा। कितने नंबर पेज पे था आपके? 67 के समथिंग था। ठीक है,
आपकी इस सुविधा के लिए खेद है हमें। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। कहाँ गया रे? चलिएगा, ये था आपके सामने क्वेश्चन कि बैरम खां का बेटा था जिसने अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये कौन था? ये था आपके अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना, ये आपके राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, बैरम खां का पुत्र अब्दुल रहीम खाने खाना था। अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक था। गुजरात के युद्ध में शौर्य प्रदर्शन के कारण अकबर ने इन्हें खाने खाना की उपाधि दी थी। रहीम अरबी, तुर्की, फारसी, संस्कृत और हिंदी के ज्ञाता थे। इन्हें ज्योतिष का भी ज्ञान था। रहीम का जन्म 1556 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर में। रहीम की प्रमुख रचनाएं रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, रहीम रत्नावली थी। तो ये रहीम रत्नावली किसकी थी? रहीम की थी। इन्होंने खड़ी बोली के साथ साथ फारसी भाषा में भी रचनाएं की थी। ठीक है, रहीम की रचनाओं का संग्रह रहीम रत्नावली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने अभी बताया आपको, तो आप भी इसका आंसर देने की कोशिश करो। अहमदनगर की किस रानी ने सम्राट अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? तो ये थी, अभी मैं बता गया कि चांद बीबी। कौन थी? चांद बीबी। चांद बीबी जिन्हें चांद खातून या चांद सुल्ताना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वे एक भारतीय मुस्लिम महिला योद्धा थी। उन्होंने बीजापुर और अहमदनगर की संरक्षिका के रूप में कार्य किया। चांद बीबी को सबसे ज़्यादा सम्राट अकबर की मुगल सेना से अहमदनगर की रक्षा के लिए जाना जाता है। इनमें से किसे खाने खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर दीजिएगा आप। चलिएगा, तो ये था आपके बैरम खां। कौन था? बैरम खां। बैरम खां को खाने खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था। ये बाल्यावस्था में अकबर के संरक्षक थे। 1561 ईस्वी में इन्हें हटाकर हज के लिए भेज दिया गया था, जहाँ रास्ते में पाटन नामक स्थान पर मुबारक खान ने इसकी हत्या कर दी। रहीम इनके पुत्र था, जिन्हें अकबर ने खाने खाना की उपाधि से विभूषित किया था। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर कब सम्राट बना? तो अकबर कब सम्राट बना? 1500 बताओ, 1556 में। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को हुआ था। वे 1556 से 1605 ईस्वी तक मुगल सम्राट रहा। वे 13 वर्ष की अल्पायु में सम्राट बना था। इसका प्रधानमंत्री बैरम खां था, जो इनका संरक्षक भी था। अकबर के बारे में जानने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? अकबर नामा, जिसके रचनाकार अब्दुल फजल हैं। तो ये आपको याद रखना है कि अकबर नामा की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने की। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो आप सभी को पता है 1576 में। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के राजपूत शासक महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की क्या हुई? हार हुई थी। इनमें से कौन सा सम्राट अकबर के शासनकाल में राजस्व मंत्री था? तो राजस्व मंत्री कौन था? आप इसका राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। चलिएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टोडरमल। कौन हो जाएगा? टोडरमल। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल यानी कि 1570 से 1580 ईस्वी तक
की अवधि के लिए कृषि में की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का, इसमें आपको इतना देखने की कोई आवश्यकता है नहीं। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को क्या बोलते थे? जब्त। अकबर ने 1580 में आईन देहसाला नामक एक नई प्रणाली को शुरू किया था। तो आईन देहसाला ये पद्धति किसने शुरू की थी? अकबर ने 1580 में। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये लाइन याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल में कौन है जो मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री थे? तो ये अभी हम पढ़ गए हैं कि ये थे कौन? टोडरमल। कौन थे? राजा टोडरमल। अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल को मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया था। क्लियर? चलिएगा, बताओ कर लेते हैं क्या 75 क्वेश्चन? चलिएगा, 15 क्वेश्चन ये छोटे छोटे, ये ज़्यादा है नहीं, कर ही लेते हैं हम। अकबर के विचार में सुलह कुल का आशय क्या है? सुलह कुल, तो इसका क्या होगा राइट आंसर? आप भी मेरे साथ आंसर देते चलिएगा। इसका मतलब हो जाएगा सुलह कुल का सार्वभौमिक शांति। क्या हो जाएगा? सार्वभौमिक शांति। अकबर के विचार में सुलह कुल का आशय सार्वभौमिक शांति था। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने सुलह कुल का सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने सुलह कुल का सिद्धांत दिया था, जिसे अकबर ने प्रतिपादित किया। इसमें यूं तो सभी धर्मों और मतों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, किंतु उसकी एक शर्त थी कि वे राज्य सत्ता को क्षति नहीं पहुंचाएंगे या आपस में नहीं लड़ेंगे। फतेहपुर सीकरी के स्थापत्य में अकबर के सुलह कुल की नीति का बिंब हिंदू मुस्लिम स्थापत्य के सामंजस्य के रूप में देखा जा सकता है। अकबर द्वारा किस वर्ष इबादत खाना यानी कि पूजा घर का निर्माण करवाया था? तो ये करवाया था, कब करवाया? इसका आप आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो ये करवाया था आपके 1575 में। एनटीपीसी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था। अकबर ने दार्शनिक एवं धर्मशास्त्रीय प्रश्नों पर वाद विवाद हेतु फतेहपुर सीकरी में 1575 में इबादत खाने का निर्माण करवाया। कब करवाया था? 1575 में इबादत खाने का निर्माण। इसमें बादशाह की अध्यक्षता में सैयद, शेख व उलमा धार्मिक विषयों पर चर्चा किया करते थे। 1578 ईस्वी में अकबर ने सभी धर्मों के लिए इबादत खाना का द्वार खोल दिया। तो सभी धर्मों के लिए अकबर ने जो इबादत खाना था, जो पूजा घर था, इसका स्थान कब खोला गया था? 1578 में। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच कब लड़ा गया था? तो ये आप सभी को पता है कब लड़ा गया था। चलिएगा, बताइएगा इसके राइट आंसर। 1556। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को हिंदू सम्राट हेमचंद विक्रमादित्य, जिनका प्रसिद्ध नाम क्या है? हेमू, और मुगल बादशाह अकबर के मध्य पानीपत के मैदान में लड़ा गया। इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ। किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया? तो इसका राइट आंसर देने की आप कोशिश कीजिएगा। चलिएगा, अच्छे से दीजिएगा इसका आंसर, किसी का गलत नहीं होना चाहिए, ये हमने कई बार बताया। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका अकबर। क्या हो जाएगा? अकबर। यहाँ पे होगा इसका, ये अकबर। मुगल सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया। उसने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी का क्या करवाया? निर्माण करवाया। बीरबल किस मुगल सम्राट के दरबार के सदस्य थे? तो ये थे आपके अकबर। किसके? अकबर के। बीरबल अकबर के नवरत्नों में से प्रमुख था। ये मुगल दरबार का प्रमुख वजीर यानी कि वजीर आजम था। इसका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था तथा इसके बचपन का नाम
मेषदास था। क्या था? मेषदास। बीरबल एकमात्र हिंदू था जिसने दीन इलाही धर्म को अपनाया था। तो दीन इलाही धर्म को अपनाने वाला एकमात्र हिंदू तो ये था बीरबल। सेना को मजबूत करने के लिए मनसबदारी की व्यवस्था किसने शुरू की थी? तो ये की थी अकबर ने। किसने की थी? अकबर ने। चलिएगा एक बार पढ़ लीजिएगा इसको भी। मनसबदारी व्यवस्था का प्रारंभ अकबर ने अपने शासनकाल में 1574-75 में करवाया था। मनसब का अर्थ पद या श्रेणी है। सम्राट अकबर सेना के महत्व को भली भांति जानता था। उसे पता था कि एक शक्तिशाली और स्थायी सेना के अभाव में न तो शांति स्थापित की जा सकती है और न ही साम्राज्य। इसलिए अकबर ने पूर्व प्रचलित जागीरदारी प्रथा के स्थान पर मनसबदारी प्रथा को अपनाया। इस व्यवस्था की उत्पत्ति मंगोल विजेता व आक्रमणकारी चंगेज खां के काल में हुई थी। अकबर कितने वर्ष की आयु में पंजाब का शासक बना? तो ये बना था 13 वर्ष की उम्र में। कब? 13 वर्ष की उम्र में। और बाबर का मैंने कब बताया था? 11 वर्ष। कितना? 11। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर मुगल वंश का तीसरा शासक था। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को उमरकोट के राणा वीरसाल के महल में हुआ था। 14 फरवरी 1556 ईस्वी को गुरदासपुर के कालानौर नामक स्थान पर बैरम खां ने अकबर का राज्याभिषेक किया। उस समय उनकी आयु मात्र 13 वर्ष 4 महीने थी। मुगल शासक अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपके अमरकोट में। कहाँ पे हुआ था? अमरकोट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। 27 अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सीकरी में किसकी मृत्यु हुई जिन्हें आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया? तो आप इसका राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा सम्राट अकबर। अकबर की मृत्यु 27 अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सीकरी में हुई तथा उसे आगरा के समीप सिकंदरा में दफनाया गया था। राज्यों को अधिकृत राज्य के रूप में जाना जाता था क्योंकि यहाँ मुगल साम्राज्य पर विजय प्राप्त की गई थी। कोई दे सकता है इसका बिना ऑप्शन के आंसर? दे सकता है क्या? चलिएगा तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवध बंगाल हैदराबाद। अवध बंगाल हैदराबाद। तो यहाँ पे देखना इसका, अवध बंगाल तथा हैदराबाद राज्यों को अधिकृत राज्य के रूप में जाना जाता था क्योंकि यहाँ मुगल साम्राज्य पर विजय प्राप्त की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। रानी हमीदा बानो बेगम मुगल सम्राट किसकी पत्नी थी? रानी हमीदा बानो। तो हमीदा बानो किसकी थी? ये थी आपके, देखो, ये से हमीदा, ये से हुमायूं। हमीदा बानो बेगम भारतीय इतिहास के प्रसिद्ध मुगल बादशाह हुमायूं की पत्नी थी। तीसरे मुगल बादशाह अकबर की माँ थी। तो अकबर की माँ कौन थी? ये थी आपके हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो ने ही नई दिल्ली के दीन पनाह अर्थात पुराने किले के निकट हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया। तो हुमायूं के मकबरे का निर्माण हमीदा बानो ने करवाया। हमीदा बानो किसकी बेगम? हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी? तो माँ पूछा है, ना कि पत्नी। अगर पत्नी पूछता तो हुमायूं हो जाता, लेकिन यह माँ पूछा है तो ये हो जाएगी अकबर की माँ। हमीदा बानो बेगम प्रसिद्ध मुगल सम्राट हुमायूं की बेगम और तीसरे मुगल सम्राट अकबर की माँ थी। वे हिंदाल के गुरु मीर अली अकबर की बेटी थी। हिंदाल के गुरु थे जो जिसका नाम मीर अली अकबर था, इनकी बेटी थी। निम्नलिखित में से कौन बादशाह अकबर के दरबार में 9 रत्न में से एक नहीं थे? तो ये कौन नहीं थे? चलिएगा, अगर आपको जो 9 रत्नों के नाम याद है तो आप इसमें अच्छे से पता लगा लोगे। तो यहाँ पे फ़कीर आजुद्दीन था, इब्न मुबारक था, अबुल फजल
और टोडरमल था, लेकिन उस्मान अली खान नहीं था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, अकबर के नवरत्न स्क्रीनशॉट दो इनका। चलिए, अकबर के दरबार में रहने वाले 9 गुणवान दरबारियों को 9 रत्न के नाम से जाना जाता है। ये दरबारी थे अबुल फजल, फैजी, तानसेन, राजा बीरबल, राजा टोडरमल और राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, ये एक के नाम है, और फ़कीर आजिउद्दीन व मुलादा फ़ियाजो। फ़कीर आजिउद्दीन और मुलादो फ़ियाजो। जबकि उस्मान अली खां हैदराबाद रियासत के अंतिम निजाम थे। हैदराबाद रियासत के अंतिम निजाम उस्मान अली खान। ये 9 रत्न है, वो आप ज़रूर याद रखना। भारत के तीसरे मुगल सम्राट, तो अभी हम पढ़ गए जो हमीदा बानो है बेगम है, इनके पुत्र थे अकबर। मुगल वंश के नींव बाबर ने रखी। मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी। मुगलों की राजकीय भाषा फारसी। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर मुगल वंश का तीसरा शासक था। अकबर की प्रशासनिक सीट थी, तो अकबर की जो प्रशासनिक सीट थी ये कहाँ पे थी? इसका आप आंसर दे सकते हो तो बताओ। ये आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो ये थी आपके दिल्ली। कहाँ थी? दिल्ली। एनटीपीसी का अच्छा सवाल है। अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन दिल्ली से होता था। सन 1560 ईस्वी में अकबर ने स्वयं सत्ता संभाली और अपने शासनकाल में तांबे, चांदी और सोने की मुद्राएं प्रचलित की। अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था को मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। चलिएगा, तो आज की क्लास यही थी। मैं आपका 2 मिनट का टाइम लूँगा और कल कौन सा टॉपिक है ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो जहांगीर पहले हम पढ़ेंगे। जहांगीर कल 3 से 4 टॉपिक करेंगे, छोटे छोटे से। जहांगीर में से मात्र है आपके 3 क्वेश्चन जहांगीर, तो जहांगीर पढ़ेंगे पहले, ठीक है। फिर जहांगीर के बाद में आएगा शाहजहाँ। कौन? शाहजहाँ, जिसमें से आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले ईयर। फिर आता है आपके औरंगजेब। कौन आता है? औरंगजेब। तो हम कल औरंगजेब को भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। औरंगजेब, तो इनमें से मुश्किल से आपके शायद 590 तक क्वेश्चन होंगे। तो 75 हमने कर ली, बाकी बचे कितने बताओ आप। चलिए, फिर हम इसके बाद हम पढ़ेंगे आपके उत्तरवर्ती मुगल शासक। जो उत्तरवर्ती मुगल शासक है, ये आप टॉपिक ये पढ़ गया ना इनके बारे में, उत्तरवर्ती मुगल शासक, ठीक है। तो ये ऐसे करके हम पहुंच जाएंगे 592-93 या 595 सवाल के आसपास। फिर आएगा मुगलकालीन साहित्य। क्या आएगा? मुगलकालीन साहित्य। मुगलकालीन साहित्य आएगा। तो ये कल हम इतने सारे टॉपिक करने वाले हैं। और आज देखो हमने कितने कर लिए थे? 575 क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है। तो कल हम पहुंचेंगे 602 तक। कितने? 602 तक आपके क्वेश्चन आएंगे, या फिर हो सकता है कि हम आगे भी और कर लें। तो तैयार है ना? ये तो आप टॉपिक पढ़ गए या ना, और आप ये भी टॉपिक पढ़ गया ना। मैं आपको एक टॉपिक बता देता हूँ, जो मुगलकालीन स्थापत्य और चित्रकला है, ये टॉपिक आप पढ़ गया ना। तो कल हम बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक करेंगे। और इसमें देखो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट ही होती है आपकी, कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आपको क्लास को पूरी लेना है, अच्छे से लेना है और मन लगा के लेना है। और चैनल भी सब्सक्राइब करना है, और जिनको ज़रूरत है उन दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं कल एक अच्छी सी वीडियो, और अब आपके लिए रेगुलर वीडियो आएगी। और जो आपके लिए मोटिवेशन वीडियो या फिर जो आपकी स्ट्रेटजी वीडियो आती है, तो वो आप ज़रूर देख लिया करो। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।